बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इसी तरह से एक और मिसाल है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें आप ख़ुद जाकर गिरते हैं। यही कुछ इस वक्त हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ ज़वाल का जो आगाज़ है वो हो चुका है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो कुछ उमर अताब बंदयाल साहब साबिक चीफ़ जस्टिस उनके साथ जो किया, जो ग्रुपिंग हुई, वही चीज़ें दोबारा अब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उन्हीं के साथ हो रही है। ये दो ग्रुप्स कौन से हैं? जस्टिस इजाज़, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उस इजलास में भी कुछ इख्तलाफात सामने आए। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, फ़ौज से इलेक्शन के हवाले से जो मदद है वो तलब कर ली है। एक लेटर भी सामने आया है। इस लेटर की तफसीलात भी एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ख़बर से। तो हो नाज़रीन कुछ इस वक्त यूँ रहा है कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जब थे तो उस वक्त ये ग्रुप्स के हवाले से और लाइक माइंडेड जजेस की जो टर्म थी, इस्तिलाह थी, और वो सामने आई और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो उठाए गए। और उस वक्त चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को बहुत सारे लोगों की जानिब से शाबाशी या प्रोमोट जो है वो किया गया कि देखें वो ये कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त भी हमारा ये मानना था कि ये जो ग्रुपिंग है ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये तासुर सामने आ रहा है, तो बहरहाल उस वक्त तो चीज़ें हुई, लेकिन असल जो इम्तिहान है वो तब आता है जब आपके पास ओहदा होता है और जब आपके पास इख्तियार होता है और आप ख़ुद उस कंडीशन में होते हैं और आपने फ़ैसले करने होते हैं। तो तब जो है वो चीज़ों का पता चलता है कि असल में आप कितने जो है वो पानी में हैं। तो बहरहाल इख्तलाफात और जो ग्रुप्स हैं वो एक मरतबा फिर से सामने आए हैं, और इस मरतबा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के साथ जो एक जज समझे जाते थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह के हवाले से कहा जाता था कि वो उनकी साइड पर हैं, लेकिन उन्होंने भी ख़ुद को दूर करना जो है वो शुरू कर दिया है। इस पर कुछ मेरी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जो इख्तलाफात के हवाले से जो चीज़ों का आगाज़ पहले दिन से ही हो गया था, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आई, क्योंकि कादी साहब ने ख़ुद भी खैर एक मीटिंग में कहा था कि अभी कुछ उनको वक्त दिया जाए, उसके बाद चीज़ों में बेहतरी आना शुरू होगी। तो 2.5 महीने से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया इस वक्त। तो पहले दिन से ही इख्तलाफात जो सामने आए, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो केस एक चल रहा था उसका फ़ैसला आया था, और वो बड़ा, उसमें 2-3 किस्म के फ़ैसले टेक्निकली आए थे। यानी कि एक फ़ैसला तो 10-5 से था, लेकिन उसमें एक फ़ैसला ऐसा भी था जो 7 और 8 से था। यानी कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब जिस साइड पर थे उनको मिलाकर 7 एक तरफ थे और 8 जो जजेस थे वो एक तरफ थे। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें थी वो शुरू हुई, और फिर उसके बाद जिस तरह से पहले कहा जाता था जी कि बेंच बनने के साथ ही ये पता चल जाता है कि इस केस का जो फ़ैसला है वो क्या होगा। तो बज़ाहिर तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जब फ़ैसला आया, 3 रुकनी कमेटी बनी, और उसमें जो रिमार्क्स सामने आए जी कि मेरे अकेले के पास इख्तियार क्यों होने चाहिए, मैं इख्तियार नहीं लेता, 3 रुकनी कमेटी के पास होने चाहिए, मेरे अकेले के पास होंगे तो क्या मैं एक मुकदमा लगाऊँ ही ना, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर यही सवाल चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब पर भी उठता है, और एक जज साहब ने उठाया भी वो, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं बोल रहा, वहाँ वो अपनी मर्ज़ी से ही बेंच तश्कील देते हैं, सारे मुकदमे इमरान खान के अपने पास लगाते हैं। बहरहाल 3 रुकनी कमेटी में भी कादी फ़ैज़ ईसा साहब की ही ज़्यादा इसलिए चलती है चूँकि, बल्कि सारी उन्हीं की चलती है, उन्हीं के इख्तियार है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो उन्हीं के बहुत करीबी हैं, और जस्टिस जाजुल एहसन हैं जो हैं वो मुखालफत में हैं। तो 2-1 से ही फ़ैसला आता है जब भी हो, तो जो कादी साहब कहेंगे वही फ़ैसला होगा, यानी कि अभी भी इख्तियार सारा उन्हीं के पास है। तभी आप देख लें इमरान खान साहब के मुकदमों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमों के हवाले से जो बेंच बना जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बना, और मैंने कल या परसों के व्लॉग में सारी डिटेल में PTI के मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो आपके सामने मैंने रखी थी कि ज़मानत के सारे मुकदमे उनके पास हैं, और वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हैं,
और वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं वो भी पड़ी हुई हैं, समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पर जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें अगर काजी साहब एक होते और 2 जजेस जो है वो दूसरी साइड के होते, फिर आप देखते कि ये जो केसेस हैं ये लगते भी। तो बहरहाल यही चीज़ है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर सवाल उठाया जाता था और यही चीज़ अब इधर भी है। और लाइक माइंडेड जो जजेस हैं वो अभी भी बेंच बनने के बाद ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि इसका जो फ़ैसला है वो क्या होगा। तो वही चीज़ हो रही है और यही जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त करते थे, अब उनके साथ ज़वाल का जो आगाज़ है वो हो गया है। वो कैसे? एक तो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, इनके हवाले से इंतखाबात केस की एक मैं एग्जांपल सामने रखूँगा। इसमें उन्होंने जो इख्तलाफी नोट, इजाफ़ी नोट जो लिखा था और वो मुख्तलिफ था उस 3 रुकनी बेंच से, बहरहाल फ़ैसला दे दिया गया था जी कि 8 तारीख़ को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के हवाले से ये था कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा की साइड पर हैं। फिर जो थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे केसेस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अतर मिनल्लाह साहब जो हैं, चूँकि वो बेंच 1 का रेगुलर हिस्सा है, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये 3 रुकनी बेंच होता है कमरा अदालत नंबर 1 में। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं वो इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है कि वो ख़ुद को इस बेंच 1 से अलहदा करना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे कुछ फ़ैसले शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होंगे, तो सारी चीज़ें तारीख़ में लिखी जाएंगी। और ऑलरेडी लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर का किरदार आप भूल जाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब रिटायर होंगे तो वो किरदार आप भूल जाएंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फिर याद जो है वो किया जाएगा। बहरहाल अपनी अपनी राय है इस हवाले से, लेकिन आप भी इस हवाले से अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन उनके हवाले से अब ये जो चीज़ें हैं वो भी कही जा रही हैं। तो अभी आप देखें सुहेल वड़ाइच का कॉलम कि जी अदालती साइड पर चीज़ें नहीं हो रही कि इलेक्शन को किसी तरीके से डिले कर दिया जाए। तो अगर 8 फरवरी से भी इलेक्शन अगर अदालत से डिले हो जाते हैं तो फिर आप बताएं कि किस तरफ जो चीज़ें हैं वो जाएंगी और हिस्ट्री क्या लिखेगी। जो जिस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा उसको अगर हम थोड़ा कंपेयर करके देखें। बहरहाल अभी की लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने 17.4 अरब रुपये इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दिए हैं। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर ये पैसे जारी किए गए हैं। बहरहाल ये एक तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरे नंबर पर कल एक बड़ा अहम जो फ़ैसला है वो लिया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक जो इजलास है वो हुआ। इसमें भी नाज़रीन जो इख्तलाफ था वो साफ़ सामने आया और साफ़ जो है वो नज़र आया। अच्छा जी, जजिस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हुआ। एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ। अच्छा, इस इजलास में क्या किया जी कि जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक जो हैं इन्हें जुडिशल कमीशन का जो मेंबर है वो तैनात कर दिया गया। जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक को जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी की मुद्दत मुकम्मल होने पर तैनात किया गया। जस्टिस मंजूर मलिक को 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद किया गया। जस्टिस मंजूर मलिक ने जस्टिस रिटायर सरमद जलाल उस्मानी कमीशन के वो मेंबर थे और जस्टिस रिटायर सरमद जलाल उस्मानी का 2 साल का पीरियड 21 नवंबर को ख़त्म हो गया था। तो ये जो फ़ैसला हुआ है जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक को तैनात करने का, इसमें 3-2 से ये फ़ैसला हुआ, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक साइड पर थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो एक साइड थे। तो अक्सरियत दूसरी तरफ थी, तो इस वजह से इनकी तैनाती हो गई। तो ये दूसरी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें इख्तलाफ खुलकर सामने आया है और जो एक तरह एक ग्रुप के जजेस जिनको माना जाता है वो एक तरफ थे और दूसरे ग्रुप के जो जजेस थे वो एक तरफ थे। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ हुई है। अब इसमें मज़ीद क्या होगा देखें। जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में जो खुद नोटिस और केसेस मुकर्रर करने के वाले से फ़ैसला करती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिटायर हो जाना है फरवरी मार्च में। फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने भी गालबन सितंबर अक्टूबर तक वो रहेंगे, वो भी रिटायर हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ़ जस्टिस कौन बनेंगे? जस्टिस इजाज़ुल एहसन बनेंगे और चूँकि ये 3 रुकनी कमेटी सीनियर 3 जजेस पर है, उसके बाद आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो फिर कहाँ पर मामलात जाएंगे
तो फिर जो पल रहा है वो दूसरी साइड का जो ग्रुप है उसका भारी हो जाएगा। और फिर जस्टिस जाजुल अहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर जो है वो चूँकि एक साइड में है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस ग्रुप के हैं, फिर वो उनकी फिर वहाँ पर नहीं चलेगी। तो असल जो रूह थी बनाने का, जो मकसद बज़ाहिर बताया गया, अवल तो जो भी इनका मकसद था उसमें पार्लियामेंट में क्या होता रहा उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन बज़ाहिर मकसद यही था कि एक बंदे के इख्तियार में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीन जब फैसला करेंगे तो अगर एक कोई गलत चीज़ भी कर रहा है तो दो होंगे और वो फैसले कर पाएंगे सही। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है अगर दो एक बन गए हैं और एक जो है वो बिल्कुल साइड है, तो हर चीज़ फिर वो जो दो चाहेंगे वही होता रहेगा। तो ये इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं, और थोड़ा सा जो मेरी नज़र है और जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा जी, फिर इसी तरह से जी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं, हमेशा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त और जैनवन सवालात उठाए थे और वहीं से वो हाईलाइट हुई थी ज़्यादा। और अब एक और केस में उन्होंने बड़े अहम जो सवालात हैं वो उठा दिए हैं। और अफ़गान शहरियों की जो बेदखली का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी। इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, ये आपके सामने रखता हूँ। इसमें यह है जी कि अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत एपेक्स कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने मुआवनत के लिए अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया जी। और हुक्मनामे में ये लिखा गया जी कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से बड़े पैमाने पर अफ़गान महाजरीन की बेदखली के निगरान हुकूमत के इख्तियार को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा निगरान हुकूमत को आइनी और कानूनी इख्तियार नहीं कि वो अफ़गान महाजरीन को गैर इंसानी तरीके से बेदखल करें। और निगरान हुकूमत के इख्तियार के ऊपर ही जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल उठाते हुए अटॉर्नी जनरल से फिर ये भी कहा था कि इस मामले के ऊपर भी आपने अदालत को असिस्ट करना है कि निगरान हुकूमत है, उसने आना है इलेक्शन करवाने हैं और बस ये उसका काम है, ये बड़े बड़े फ़ैसले। और फिर वो निगरान हुकूमत जो अब 90 दिन का टाइम तो गुजर चुका है, अब उसकी क्या हैसियत है। तो ये दो बड़े मैटर्स खुलने जा रहे हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उनके आइनी हैसियत के हवाले से कि वो इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, सवाल उठाते हुए कहा जी कि मुआवनत की जाए। तो फिर इसके साथ ये वाला भी एक एंगल है कि 90 रोज़ से वो एक्सीड कर चुके हैं, तो अब उनकी मज़ीद जो आइनी हैसियत है उसके ऊपर भी सवाल उठ गया है। तो उसके ऊपर भी ये जो मैटर है ये दोनों उठेंगे। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये भी बेसिकली 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस याया अफरीदी थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और जस्टिस आयशा मलिक थी, 3 रुकनी बेंच था। तो इन पर जो सवाल है वो उठा दिया है। तो बहरहाल ये केस जो है वो अभी नेक्स्ट वीक में समाअत के लिए मुकर्रर होना है। बहरहाल ये इसका तहरीरी हुक्मनामा है जो कि आज जारी हो गया है। आखिर में नाजरीन आपके साथ जो शेयर करना है मैंने वो एक सर्वे शेयर करना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब के हवाले से वैसे जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बिल्कुल वन साइडेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ हलकों में भी अगर मुकाबला भी कर रही है नून लीग तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर है। तो ये एक और शेखुपुरा का हलका है एक, इसका सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो वोट गया है वो 66% है और नून लीग के हक़ में 19% है। आप देखें 66 कहाँ और 19 कहाँ, तो 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है इस वक्त भी, इतनी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करने के बावजूद। फिर इसी तरह से तीसरी कोई जमात तो है ही नहीं, लोगों ने किसी को वोट नहीं देंगे, 8% उनका नंबर था और दीगर जमातों को वोट देंगे, ये भी 8% लोगों ने कहा। बहरहाल डोमिनेट कर रही है यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आखिर में फ़ौज के हवाले से मदद तलब करने के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने कहा है जी कि उन्हें इतने सिक्योरिटी पर्सनस चाहिए और इस हवाले से उन्हें फ़ौज की जो मदद है वो भी चाहिए और फ़ौज के जो जवान वगैरह हैं उन्हें तैनात करना होगा और इस हवाले से जो हेल्प है वो चाहिए होगी उनकी। तो बहरहाल ये जो कुछ फिगर सामने आई हैं जी, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 5,91,106 एहलकारों की ज़रूरत है। मुल्क भर में इस वक्त 3,28,510 एहलकार दस्तयाब हैं, जबकि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 एहलकारों की कमी है। यानी कि ये उन्होंने हेल्प मांगी है जी फ़ौज से कि इतने एहलकार उनको दिए जाएँ अगर ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं। फिर इसके अलावा कहा कि जी इस्लामाबाद में इस वक्त 4,500 एहलकारों की कमी है, जबकि इस वक्त 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। अच्छा जी, फिर इसी तरह से पूरे मुल्क का भी जो डेटा है बारी बारी
सूबों के हवाले से वो भी इन्होंने जारी किया, लेकिन ओवरऑल जो फिगर है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये जो लेटर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया है और ये वज़ारत दाखिला को लिखा गया, क्योंकि वज़ारत दाखिला के ज़रिए ही फिर आगे जो कम्युनिकेशन है वो की जाती है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।